डंकी के जो मालूमात हैं किस तरीके से मारी लगाई जाती है उसमें आप खुद गए थे? मैंने जब उनसे बात की कि एक मुझसे कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, इसलिए ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मेरे पास शनाख्ती कोई शनाख्त नहीं है और मैं मुल्क से बाहर यूरोप जाना चाहता हूँ ताकि मुझे यहाँ लोगों से जो ख़तरा है वो ना हो। एक दिन उसका फ़ोन आया है कि भाई हम फलां तारीख को जाएंगे, तो हमें लियारी में, मुझे याद है ट्रक अड्डा, यहाँ बसें बहुत सारी खड़ी हुई थी जो अंदरूनी शहर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने के लिए तैयार होती हैं। रहमान डकैत जो नाम के थे, अब्दुर्रहमान, वो अंदर आए और वो जो हमें लेकर आया था उससे कुछ बातचीत कर रहा है। अब उसको देख के तो मैं समझ में नहीं आया कि मुझे ये यहाँ क्यों आया है और इसके क्या मकसद है आने का। जब उसने कहा कि यार तमाम लोग अपना सामान चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर आप जाने की तैयारी करेंगे, ये वो लम्हा था। मतलब मैंने कहा शायद मैं अब यहाँ से वापस, मैं जाली तरीके से, मेरे जहन में कुछ आया है तो मैंने जाली तरीके से मेरी कोई कॉल आई और मैं कॉल करके उसके साथ चलता हुआ मैं रोना शुरू हो गया। वो जो लड़का था जो लेकर आया था, उसने क्या हुआ, तो मैंने बताया कि आपको बताया तो था उसने कि भाई मर्डर करके भाग रहा हूँ मैं, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है वो मेरे भाई को उठा लिया उसने। उस क्या आया, उसने कहा ठीक है, जो तुम्हारे पैसे तुमने जो दिए हैं जिसको कैसर को जो पहला था वो नहीं, वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे पैसे। मन बिलो बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, जहाँ से ज़मीनी रास्ता मुश्किल बहुत थोड़ा है बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर का। और हम तो समझ रहे थे कि शायद हम 10-15 लोग हैं, तो वहाँ तो एक हल्का जमा थी। वक्त आया बॉर्डर पास करने का, मन बिलो से और ईरान की तुर्की बॉर्डर तक वो पूरा सेटअप एक बंगाली था वो चला। तो होता है कि हमारे जो यहाँ खड़े थे बॉर्डर पे, नज़र नहीं आ रहा था या फिर उनका कोई सलाम दुआ थी कि नहीं पूछा मुझे। उन्होंने मतलब सबको यही बताया कि आगे हम यहाँ से तुर्की जो बॉर्डर पे पहुँचना है, हमें कंटेनर में जाना था उनके साथ। तो वहाँ बॉर्डर पे थोड़ी सख्ती हो गई है और सख्ती क्या हुई है कि तुर्की जो बॉर्डर वाले हैं उन्होंने ये कर दिया है कि ईरान से तुर्की में जब जा रहे होते हैं आप लोग, सब लोगों को उतार के, ड्राइवर और क्लीनर को, तो वो उसमें करंट छोड़ देते हैं। सर एक कल सवाल, इस पूरे मामले के पीछे कौन कौन से इदारे और कौन लोग मुलव्वस हैं? ये किस तरीके से इन चीज़ों का ये नेटवर्क क्या है? हर इदारे की पॉलिसी होती है और वो होता है, तो इसमें सियासी लोग भी उस वक्त बड़े बड़े शामिल थे, उनका नाम भी था। फिर जो बॉर्डर का आपने बताया कि हमें कैसे आने, उसमें यकीनी तौर पे कुछ इदारों के लोग भी शामिल हैं, बेशक सब ना हो। ये इस ड्यूरिंग जब स्टोरी कर रहे थे बॉर्डर जाने, पार जाने से पहले, हमें एक इदारे के ही ऑफिस में बुलवा के चाय के बहाने और ऑफ़र की गई थी कि आप हमारे साथ काम करें, हम मिल के काम करते हैं और इस नेटवर्क को ख़त्म करते हैं। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जिसको आम अल्फाज में डंकी भी कहा जाता है। डंकी ख्वाबों का सफ़र या मौत का सौदा। हर साल हज़ारों नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। कुछ मंजिल तक पहुंचते हैं, मगर बहुत से वापसी का रास्ता भी नहीं देख पाते। हम जानेंगे कि ये डंकी का ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, इसके पीछे कौन लोग होते हैं और इसके अंजाम तक क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं काजी हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर आप वाहिद वो रिपोर्टर हैं जो डंकी के जो मालूमात हैं किस तरीके से मारी लगाई जाती है उसमें आप खुद गए थे? जी, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम फील्ड में थे तो बड़ी तादाद में लोग कश्तियों के ज़रिए घास मंदिर पे, आपने देखा होगा किमाड़ी के पास, वहाँ जो बैरून मुल्क जाने के शौक़ में जो जाते थे और वो पकड़े जाते थे, वो वापस आते थे। कई कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो हफ़्ते में 2-2 3 दफ़ा कश्तियाँ आती थी और उसमें आते थे लोग। हम कवरेज करने जाते थे और जो न्यूज़ में हमें पता चलता था, उनसे जब पूछते थे कि कहाँ से आए हैं, तो कोई गुजरावाला का नाम लेता है, कोई गुजरात का, मंडी बहाउद्दीन का। तो बेशतर ये इलाके हमें आइडेंटिफ़ाई हुए कि यार ये
जगह ऐसी है जहाँ लोग ज़्यादा तादाद में गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके यूरोपीय मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तय ये हुआ कि इस पे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि इनका हम रूट बता सकें, हम इनको वो लोग दिखा सकें जो इनको भेजते हैं, इनका क्या तरीक़ेकार होता है, ये किस रास्ते से जाते हैं, कितने पैसे लेते हैं, कौन-कौन इनकी मामलत करता है। तो ये तमाम चीज़ें तब तय हुई तो फिर हमने इस काम का आगाज़ किया और पहला हमारा जो था मुझे याद है कि हम वहाँ गुजरांवाला पहुँचे थे और सिर्फ़ ऐसे ही नहीं पहुँचे थे, बाकायदा हमने वहाँ के जो नुमाइंदे थे, उनको एतमाद में लेके बताया था कि भई हम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो हमें आप कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसा वो जो लोग दें क्योंकि यहाँ से लोग बहुत जाते हैं, तो कोई ऐसा आपके पास है जो कि गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके यूरोप जाने के लिए आमादा हो और वो हमें भेजे। उनको बता दिया गया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 1-2 लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ। हम वहाँ पहुँचे अपने कुलीग के साथ और मुझे याद है कि हम ज़ाहिर है इस होली में तो नहीं हम एक एक उसमें उनको यकीन दिलाना किसी ऐसे आदमी को जो कि गैर कानूनी काम में मुलव्विस है कि हम यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो हमने एक कहानी बनाई उनके सामने कि मुझसे मैंने जब उनसे बात की कि एक मुझसे कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, इसलिए ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मेरे पास शनाख्ती कोई शनाख्त नहीं है और मैं मुल्क से बाहर यूरोप जाना चाहता हूँ ताकि मुझे यहाँ लोगों से जो ख़तरा है वो ना हो। 2-3 दिन तक तो उसने 1 दिन तो टाला कि जी मैं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन हमने दूसरे दिन फिर पहुँचे और उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई हम वाक़ई में परेशान हैं और इस मुसीबत में हमें किसी ने बताया था तो आप ये हमारे लिए करना चाहें तो कर दें। बहरहाल वो आमादा हुआ, उसने हमें गुजरांवाला ही में एक होटल पे बुलाया और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। मैं आपको बताऊँगा कि वो रिकॉर्डिंग गैजेट के बारे में भी वो रिकॉर्ड हो रही थी। वहाँ से कहानी शुरू हुई जब उसने बताना शुरू किया कि जी आप किस रास्ते से जाएँगे, कितने पैसे देंगे, हमारी 15 लाख पे डील हुई थी और 7 लाख आधे आपको उसी वक़्त देने थे और बाकी जो पैसे थे वो आप यूरोप पहुँच के वो फ़ोन कॉल करके बताते कि जी मैं पहुँच गया हूँ सेफ़ली महफ़ूज़ तरीके से, तो आपने जिसके पास रखवाए उससे जाके फलाँ आदमी पैसे ले ले। ये आपको बताऊँ कि जो इस तरह के कामों वाले जो होते हैं वो बड़े ईमानदार होते हैं। इस वो उसमें ये नहीं होता अगर उसने कहा है कि जी 7 लाख दे के मैं आपको पार कराऊँगा तो वो करवाएगा भी। बहुत कम होते हैं जो चीटिंग करते हैं लेकिन 2 नंबर कामों में अमूमन देखा है ईमानदारी बहुत होती है। वहाँ से जब हमारा ये तमाम डील तय हो गई, हमने उनको कुछ पैसे भी दिए, जो तकरीबन आधे से कुछ कम थे। लेकिन वह ये तय हुआ था कि जब हमें वो यहाँ से जाने के लिए जिस वक़्त तय होगा टाइम तो बाकी जो आधे पैसों में से जो बाकी थे वो उनको दे के वो हम डील पूरी करेंगे। तो डील लॉक हो गई थी और हमें ये तय हो गया था कि फिर एक दिन उसका फ़ोन आया है कि भई हम फलाँ तारीख़ को जाएँगे, तो आप कराची के ज़ाहिर है आप लोग हमने उनको बताया था कि हैदराबाद में रिहाइश है लेकिन मैं कराची में छुपा हुआ हूँ क्योंकि मर्डर कर चुका हूँ वहाँ। तो आप कराची में इस वक़्त कैंट स्टेशन पर आ जाएँ, उन्होंने ये दिन और वक़्त बता दिया था। वहाँ हम पहले से पहुँच गए। वहाँ उसके साथ तकरीबन 8-10 लड़के और भी थे। वो लेके हमें आए और उसके साथ फिर हम मुख्तलिफ़ रक्शों में 2-3 रक्शों में बैठ के लियाक़ताबाद में तीन हट्टी पुल है। तीन हट्टी पुल के पास फूल फ़रोशों की काफ़ी सारी दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान के पास लेके गया जो कि बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ था उस नौजवान का। तो मुझे याद है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। मुझे याद है उसने पहला जो जुमला कहा उससे कि जी नए परिंदे आ गए, तैयारी पकड़ लो। तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे ख़ौफ़ भी महसूस हुआ कि ये तो लैंग्वेज मैंने अपनी डर का भी इज़हार किया कि भाई ये काबिल-एतमाद आदमी है, हमें पहुँचा देगा। तो उसने कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, ये आपको बिल्कुल महफ़ूज़ तरीके से पहुँचाएगा। वो फिर दोनों अलहदा होके कुछ बातचीत भी करते रहे। हमें फिर वो आया आदमी और उसने कहा कि चलें जी आप लोग। तो हम 2 रिक्शों में बैठ के मुख्तलिफ़ जो लड़के थे
वो हमें लियारी में, मुझे याद है ट्रक अड्डा, यहाँ बसें बहुत सारी खड़ी हुई थी जो अंदरूनी शहर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने के लिए तैयार होती हैं। वहाँ लेके जाके हमें उतार के और अंदरूनी गली में 8-7 गलियों के बाद एक इमारत में लेके गया, बड़ी अंधेरी, और इमारत भी बड़ी डार्कनेस, कोई लाइट का इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं था। वहाँ खोलियाँ बनी हुई थी, पहले फ्लोर पे लेके जब गए वो, और वो खोलियों में हमने देखा कि और भी 20-25 लोग बैठे हुए हैं। तो ये मजमूई तौर पे तकरीबन 40 से 50 करीब का एक ग्रुप पूरा बैठा था। वहाँ एक बड़ी दिलचस्प और अनोखी बात जो हुई, वो मुझे आज तक याद है। और कि अभी ये बात, हम वहाँ बैठे ही थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि कौन कहाँ से आया है, क्या कर कर आया है। तो इसी दौरान हमने देखा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक मीडिया से, हमने देखते रहते थे कि रहमान डकैत, आपने एक मशहूर कैरेक्टर नाम था लियारी का, खौफ दहशत की अलामत, उनकी हमने ज़ाहिर है अखबारात की हद तक तो तस्वीरें देखी थी, कभी आमने-सामने नहीं देखा। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि रहमान डकैत जो नाम के थे, अब्दुर्रहमान, वो अंदर आया और वो जो जो हमें लेकर आया था उससे कुछ बातचीत कर रहा है। अब उसको देख के तो मैं चंद लम्हों तक समझ में नहीं आया कि मुझे ये यहाँ क्यों आया है और इसके क्या मकसद है आने का। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद वो उस नेटवर्क का शायद कोई हिस्सा हिस्सा है। होगा, इसीलिए वो बातचीत करने आया है। तो बहरहाल हम अपने-अपने तौर पे, मैं तो पहचान गया था तस्वीरों के ज़रिए, लेकिन बाकी लोग शायद ना जानते हों। अब बातचीत मुकम्मल करने के बाद वो जब हमारी तरफ आया और वो करके चला गया था, रिमांडर की चला गया। रहमान डकैत चला गया था। अब जो थे, जो बलोच नौजवान, उसने कहा कि जी अब आप लोग जा तो रहे हैं, तो चंद बातें आप लोग ज़हन में रख लें कि आप लोग रास्ते में अगर कोई रोकता है आपको बस में, तो आपने यही कहना है, जी मीरानी डैम बन रहा है बलूचिस्तान में, उसकी तामीर के लिए हम बतौर मज़दूर काम करने जा रहे हैं, तो और आपने इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, अगर कोई रोकता है, पूछता है तो। अ, ठीक है, यहाँ तक की हद तक समझ में आ गई। लेकिन फिर जब उसने कहा कि यार तमाम लोग अपना सामान चेक करवाएँगे, सबकी सामान की तलाशी होगी, उसके बाद फिर आप जाने की तैयारी करेंगे। ये वो लम्हा था फ़राज़, जब मेरे, मतलब मैंने कहा शायद मैं अब यहाँ से वापस ना, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे जो स्पाई गैजेट्स थे, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें इंटरप्ट होगा कि स्पाई गैजेट भी हमने एक तावीज़ में बनाया था, उसमें कैमरा लगा के उसके तार अंदर देके और एक कमर के बल हमने बाँधा था। वो 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती, बड़ा ख़ास गैजेट थे वो। तो लेकिन उस ज़माने में मिल गए थे सर आप लोग? जी, वो यहाँ से हमारी इंतज़ामिया जो थी उस वक़्त, उन्होंने बाहर से मँगवाए थे वो गैजेट्स स्पेशली इस काम के लिए। लेकिन वो गैजेट भी ज़ाहिर है उस वक़्त इतना पुराने दौर था, तो वो उस साइज़ में बड़े थे, तो वो आराम से फ़िज़िकली अगर आप उसको टच करते तो पता चल जाता। अच्छा, जिस्म पे आपने बांधे हुए थे जिस्म पे उस टाइम? बाँधे हुए थे, और वो जो हमने सुनार से एक तावीज़ बनवाया था चाँदी का मोटा-सा, जिसमें कैमरा लगा था खुफ़िया, और उसके तार जो है वो उस डोरी के थ्रू हमारे उस गैजेट में लगे हुए थे, डिवाइस में लगे हुए थे, जो रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो दोनों करता था। अब वो जब उसने कहा कि आपकी तमाम तलाशी होगी, जामे तलाशी, और आपके जो बैग सामान लेके जा रहे हैं उसकी तलाशी होगी। वरअज़ वो लम्हा आज भी मैं सोचता हूँ तो शायद पता नहीं किसकी दुआ थी जो अ, उससे बच गए, लेकिन बचे ऐसे नहीं। ये सुनने के बाद ज़ाहिर है मैंने कहा कि अगर मैं ये तलाशी देता हूँ, और ऐसा नहीं कि अभी शुरू नहीं हुई थी, उन्होंने, उनके जो लड़के थे, बाकी लड़कों हुँ। को देखना शुरू कर दिया था उन्होंने। मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे फ़ौरी तौर पे कोई डिसीज़न भी लेना था, तो मैंने एक तरीके से, जाली तरीके से, मेरे ज़हन में कुछ आया है तो मैंने जाली तरीके से एक कॉल, ऐसे मैंने फ़ोन उठाया अपना, क्योंकि फ़ोन भी सादा बटनों वाला था, कि मेरी कोई कॉल आई, और मैं कॉल करके उसके साथ चलता हुआ मैं रोना शुरू हो गया। लिटरली मैं रो रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। अब वो जो लड़का था जो लेकर आया था, उसने क्या हुआ, तो मैंने बताया कि आपको बताया तो था उसने कि भाई मर्डर करके भाग रहा हूँ मैं, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है वो मेरे भाई को उठा लिया उसने। उसने कहा है कि जी अगर आप उसको पेश नहीं करोगे तो हम आपको मार देंगे।
अब वो मुझे तसल्ली दे के कुछ नहीं होता जवान, घबराओ नहीं, सब खैर होगी। अब मैं लिटरली रोने लगा और मैंने कहा कि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है जान की, मेरा भाई मारा जाएगा, वो बेकसूर है। मैंने किया है ना मर्डर, तो मुझे पकड़ें, मुझे मारें। इसी दौरान वो मुझे मुतमईन करे कि जी जवान एक दफ़ा जब आ गए तो तुम अब बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, तो ये छोड़ दो अब उसको, भाई को अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैंने 5-10 मिनट तक उसको काफ़ी मिन्नतें की, रोते-धोते कि यार कुछ भी हो जाए मुझे जाने दो, मेरा भाई वरना मारा जाएगा। अब उसके ज़हन में क्या आया, उसने कहा ठीक है जो तुम्हारे पैसे तुमने जो दिए हैं जिसको कैसर को जो पहला था, वो वो नहीं, वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे बस जाने दो यहाँ से, मैं क्योंकि वो मेरा भाई मारा जाएगा। और इस दौरान तलाशी हो रही है, मुख्तलिफ जो जाने वाले थे उनके बैग की, उनकी जामे तलाशी। अब वो वल्लाह आलम उनके ज़हन में क्या था, वो क्यों लेना चाह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो जामे तलाशी ले रहे थे। उसने फिर कहा कि ठीक है अपना सामान उठाओ और यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर के पीछे मत देखना, पीछे देखोगे तो फिर मारे जाओगे, इसलिए बस जहाँ बस सीधे चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना। फराज वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि मेरे ज़हन में तमाम चीज़ें गर्दिश कर रही थी, मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई के यार ये वक़्त मैं शायद निकल जाऊँ तो अल्लाह मियाँ मैं फिर कभी नहीं करूँगा ये काम। वहाँ से निकलने के बाद 15-20 मिनट चलने के बाद रात का टाइम था, लियारी में रक्षा मिला, रक्षा लेके मैं फ़ौरी तौर पे अपने ऑफ़िस पहुँचा। मैंने वहाँ सूरत हाल बताई। हमारे सीनियर्स ने कहा कि ठीक है इस प्रोजेक्ट को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इसमें रिस्क ज़्यादा है। हालाँकि ये जाने से पहले तमाम चीज़ें तय हो गई थी, उन्होंने भी हमें बताया था कि इसमें रिस्क है, अगर आप हम नहीं चाहेंगे कि अपने आप रिस्क में डालें, लेकिन मेरी थी तजस्सुस कि ये जाते कैसे, क्यों जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें थीं। बहरहाल वो इस दौरान तकरीबन 20 15-20 दिन गुज़र गए थे, हमने कोई फ़र्दर इस पे नहीं काम किया था। लेकिन वही एक बात होती है कि जर्नलिस्ट को यही क्योस रहता है कि यार क्या मज़ीद अच्छा हो, कैसे हो, क्यों हो? ज़ाहिर है उस वक़्त यंग मन थे, एनर्जेटिक थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ दिखाना चाहते थे। तो दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की अपने सीनियर्स से कि मैं इसको दोबारा अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो कलीग है उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि हम इसको दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने गो अहेड दिया कि ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो मेरे 2 कलीग मेरे साथ थे, एक बलूच स्पीकिंग थे, एक मेरे कलीग भी थे। हमने फिर वो भी हमारे वो बलूच जो स्पीकिंग थे हमारे दोस्त, वो बाद में हमारे साथ इंटरेक्ट हुए, लेकिन उससे पहले जो मेरा कलीग था वो साथ ही हम कर रहे थे ये प्रोजेक्ट। दोबारा हम उसी जगह गए तैयारी, वो पहचान गया हमें बंदा जिससे हमें फ़र्स्ट टाइम जिस आदमी से मुलाकात हुई थी। उसको बताया कि जी हमने वो सेटल कर लिया है, अब हम मैं अकेला मतलब था उस वक़्त, ज़ाहिर है वो लोग तो बैकअप में थे। उसने एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है, तो डील वही रहेगी, मैंने कहा डील वही रहेगी। इस दौरान हमने वहाँ जो गुजरावाला में कैसर जो नाम था, जो डीलर था जो लेकर, उससे भी बात की थी, उसने भी यकीनन तौर पे उससे बात की। 15-20 मिनट बाद उसने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट डे आ जाएँ इस टाइम तो हम निकलेंगे तो आप हमारे साथ चल पड़ें। तो ये तय हुआ कि हम रुकेंगे नहीं, जिस वक़्त गाड़ी चल रही होगी ना, तो उसी दौरान बैठ जाएँगे। तो जिस बस यानी जो जा रही थी, उसके जाने से 5 मिनट पहले हम वहीं थे, लेकिन अंदर नहीं गए कि कहीं दोबारा ये चेकिंग ना हो फ़िज़िकल जाए। चेकिंग ना करे। तो उसने डाँटा भी कि देर से क्यों आए, अब जल्दी चढ़ो, बस जा रही है गाड़ी। तो हम बस में सवार हो गए। बस चली है तो बैकअप में मेरे वो जो मैंने बताया कोलीग थे हमारे, बैकअप में वो थे। अच्छा, वो अलग से गाड़ी में थे? वो अलग से गाड़ी में बैकअप में थे। ज़ाहिर है एक बैकअप हमें रखना था कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए सडनली। मैंने अपने जो ऑफ़िस कार्ड, शनाख्ती कार्ड, मुझे याद है कि एक चप्पल हमने ऐसी ली थी, जिसको काट के मैंने तमाम चीज़ें अपनी उसमें रख ली थी, सिलाई कर दी थी ताकि अगर कोई किसी इदारे की तरफ से रोक हो या कोई और मसला हो या कोई ऐसा ख़तरा हो तो कम से कम मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा के
बचने की कोशिश करूं। अब वो बस ज़ाहिर है वो रात का सफ़र था, शाम में चली थी। कुछ देर के लिए उधर लसबेला पे रुकी थी एक जगह जो मेन हमारा डेस्टिनेशन था रात भर चलने के बाद, विंदर है, बलूचिस्तान और ईरान का एक बॉर्डर एरिया है। ओ सॉरी, मन बिलो बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, जहाँ से ज़मीनी रास्ता बामुश्किल बहुत थोड़ा है बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर ईरान। का। वहाँ हम पहुँचे, एक छप्पड़ होटल था और हम तो समझ रहे थे कि शायद हम 10-15 लोग हैं, तो वहाँ तो एक हल्कत जमा थी। अच्छा। कम से कम 100 से ज़्यादा लड़के मुख्तलिफ़ टोलियों में होटलों में बैठे हुए थे, जो कि होटल में जो हमारा ग्रुप था उसने अलहदा कर दिया था। और हम सब 30 हाँ 25 से 30 लोगों का अलग ग्रुप हमारा उसने बना दिया लड़के ने। अब वहाँ जो देखा तो अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, अच्छा। क्योंकि वो मेरे पास सिस्टम ये था ना कि हम कोई बटन दबाते कमीशन तो बंद हो जाता, जब ज़रूरत थी तो ऑन कर लेते। तो इस वजह से जो सफ़र का थोड़ा बहुत तो हमने रिकॉर्ड किया, बाकी बंद करके। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब ऑन किया सिस्टम, तो वहाँ हमने देखा कि लड़के वेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि ये पढ़ लो तो तुम नज़रों से ओझल हो जाओगे, नज़र नहीं आओगे। और वो कमीज़ के कॉलर ये जैसे ये है, इसमें वो उधेड़ के वो नोट या डॉलर छुपाते हुए नज़र आए अच्छा। कि आगे ज़रूरत पड़ सकती है, हमें आगे काम आ सकता है। वो तमाम मंज़र रिकॉर्ड किए। अब वक्त आया बॉर्डर पास करने का। अब वो कि भाई उसने तैयार किया है कि भाई ठीक है हम बॉर्डर पार कर रहे हैं, सब लोग लाइन अप हो जाओ। और वो पैदल का रास्ता था। अब ईरान सामने हमने देखा कि हमारा तो बॉर्डर जो था मन बिलो का, उसके बाद ईरान का बॉर्डर था। तो यहाँ भी हमें अफ़सोस होता है कि हमारे जो यहाँ खड़े थे बॉर्डर पे, उनकी वल्लाह क्या था, उनको नज़र नहीं आ रहा था या फिर उनका कोई सलाम दुआ थी कि क्या जिसके आंखें साथ, बंद कर ली थी? हाँ, जिसके साथ जा रहे थे तो उसने कुछ नहीं पूछा और उसने हमें पार करवाया। जब ईरान के बॉर्डर पर आए तो वहाँ बाकायदा वो जो हमारा जो लेके जा रहा था उससे कागजात वगैरह देखे, तो उसने वल्लाह आलम क्या दिखाया कि वर्क परमिट या जो भी था, मैं नहीं समझ पाता क्या था। वहाँ से वो हमें बॉर्डर वहाँ क्रॉस ले की। गए, बॉर्डर क्रॉस करके ले गए। और हम पहुँचे फिर वहाँ से गाड़ी के ज़रिए चाबहार, उनका एक पोर्ट सिटी है अच्छा, ये चाबहार, वहां से ना आपको पैदल नहीं लेके गए, गाड़ी में? गाड़ी में लेके गए। और चाबहार में अच्छा, इस दौरान जो है ना मेरा जो कुलीग थे जो बलूच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ाहिर है उनको थोड़ी-सी ये आज़ादी है कि उनके पास परमिट होता है रेज़िडेंट का, क्योंकि उस ईरान पार में भी, भी हाँ। उनके, हाँ। तो वो ऑलरेडी मेरा कुलीग इतना कंसर्न था कि वो ऑलरेडी वहाँ से चाबार पहुंच गया था। पहले पहुँचा हुआ था और वो कनेक्टेड था मुझसे मैसेजेस पे। वो वहाँ ऑलरेडी पहले से पहुँचा हुआ था। वहाँ चाबहार में हमें होटल में ठहराया गया, नॉर्मल सा होटल था। और फिर वो हमें वहाँ से बस में बिठा के, मुझे सॉरी मुझे उस शहर का नाम याद नहीं है, जगह का नाम भी याद नहीं है, लेकिन वहाँ एक जगह रुकने के बाद हमें सबको उतार के और उन्होंने फिर ये ब्रीफ़ किया और बताया कि हम मज़ीद आगे गाड़ी से सफ़र नहीं कर सकते। क्यों भाई? ज़ाहिर है वो ऐसा नहीं था कि वो उर्दू नहीं, सब उर्दू ही बोल रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जा सकते आगे? उन्होंने ये बताया कि जी इस दौरान कुलीग से मैसेजिंग भी चल रही थी मेरी। मुझे उन्होंने मतलब सबको यही बताया कि आगे हम यहाँ से तुर्की जो बॉर्डर पे पहुँचना है हमें, तो वहाँ बॉर्डर पे थोड़ी सख्ती हो गई है। और सख्ती क्या हुई है कि अब हम लोग पैदल 3-4 दिन का सफ़र करेंगे, तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ। अच्छा, 3-4 दिन का? जी, जी, पैदल सफ़र करेंगे और रुकाते। और वो हम इसलिए नहीं जा रहे बस और उसमें, क्योंकि वहाँ सख्ती ये हुई है कि पहले वो फ़िज़िकल चेकिंग कर लेते थे क्या सामान है, क्या है, तो वो हमें कंटेनर में लेके जाना था उनको। हमें कंटेनर में जाना था उनके साथ।
फ्रूट का था, क्या था, सब्जियों, वल्लाह आलम किसका कंटेनर था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जी कंटेनर में अब उन्होंने ये तुर्की जो बॉर्डर वाले हैं उन्होंने ये कर दिया है कि ईरान से तुर्की में जब जा रहे होते हैं आप लोग कि वो सब लोगों को उतार के, ड्राइवर और क्लीनर को, तो वो उसमें करंट छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई छुपा हुआ हो या ऐसा कोई नज़र आए, जानदार कोई चीज हो, हाँ, वो मर तो जाए। या तो वो बाहर आ जाए या फिर मारा जाए। वो करंट उसका हाई पावर छोड़ते हैं, तो सामान होगा तो उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, सब्ज़ी, फ्रूट, सब कुछ। तो इसलिए ये हमें रिस्क है कि खुदा अगर वहाँ ऐसा हो गया तो फिर हम भी मारे जाएँगे, पकड़े जाएँगे। और तो इसलिए यहाँ से सफ़र है 3 से 4 दिन का, तो आपको पैदल चलना होगा। अब ये वो फिर वो था लम्हा जब मुझे ये फ़ैसला करना था कि मैं इनके साथ पैदल आगे जाऊँ या ना जाऊँ। सच्ची बात है कि प्लान तो मेरा यही था कि हम बॉर्डर तुर्की भी पार कर जाएँ और देखें कि क्या होता है वहाँ, क्योंकि हमें इंश्योरेंस दी गई थी गुजरांवाला में जो शख्स था डीलर, कि तुर्की में आपका एम्बेसी जो है वो आपको पासपोर्ट भी बना के देगा इसी पैसों में। वो हमारी सेटिंग है तो वो आपको बना के देगा। लेकिन फ़राज़ वहाँ भी मुझे यही सोचना था और बड़ा जल्दी फ़ैसला करना था क्योंकि इनको पैदल जाना है, और कि मैं मज़ीद आगे जाऊँ या ना जाऊँ। इस दौरान ना मेरे कोलीग से कोई राब्ता हो पा रहा था, क्योंकि शायद हो सकता है सिग्नल का इशू था, लेकिन मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, मैं वहाँ ज़ाहिर है एक एक बग़ैर पासपोर्ट के किसी के मुल्क में, और वो भी मुल्क ऐसा जहाँ बिल्कुल आपकी ज़बान भी ना बोली जाती हो। तो मैंने ऐस खुद ये फ़ैसला किया कि मुझे मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पैदल चल गया तो शायद जो कनेक्टिविटी है, मैसेजिंग है दोस्त, वो भी ना हो, और बीच में मुझे नहीं पता कि क्या हो मेरे साथ और क्या ना हो। तो शाम ढलते ही कुछ अंधेरा हुआ तो मैं एक बिस्किट या चाय के बहाने उनके ग्रुप से थोड़ा बाहर आया, और वहाँ मुझे याद है कोई गाड़ी जा रही थी सीधे यानी वापसी के रास्ते पे, तो उसको इशारा करके उसने बैठा भी लिया। उसने फ़ारसी में पूछा, मैंने कहा बस बॉर्डर कहा उसको कि सरहद, सरहद बॉर्डर। तो वो शायद कुछ समझा होगा या क्या नहीं समझा, लेकिन उसने करीब तरीन जगह पे मुझे उतारा। वहाँ मैंने तो उसको मैसेज किया कि मैं दोबारा बॉर्डर के पास आ गया हूँ, अब मुझे बताओ क्या करना है बस। तो वो उसने कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर रुको वहाँ और बेफ़िक्र होके जो बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ लाइन में लग के आप भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो मैंने यही किया। अच्छा, एक चीज़ वहाँ बड़ी दिलचस्प हुई कि ईरान की जिस जगह पे हम वहाँ थे, वहाँ शायद शॉपर इस्तेमाल नहीं होते मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैं जो थैली में कुछ सामान अपना ज़रूरी फल-फ्रूट, तो मुझसे वो थैली फ़ारसी में थे, ज़बान मैं नहीं समझ पाया था, तो वो बड़े हैरत कर रहे थे कि ये बाहर का है शायद, तो थैली की तरफ, तो वो भी चीज़ें भी मैंने थैली-वैली फेंकी। लेकिन जब मैं वापस अपनी सरहद की तरफ आ रहा था, तो लाइन में लग के बाकी लोग तो राहदारी दिखा रहे थे। वो उस वक़्त भी मैंने कहा कि मैं क्या दिखाऊँगा इसको और क्या जवाब दूँगा, क्या इसको बताऊँगा। तो वो जो लाइन में लगे हुए थे, उससे पहले ही 5-6 लोग ग्रुप जो फ़ारिग हो चुके थे अपने काम, उनके साथ मैं हल्के से चलते-फिरते शामिल हो गया कि मैं अपनी मुल्क में तो दाखिल हो जाऊँ, बाकी देखा जाएगा, यहाँ से तो निकलूँ। वो उस वक़्त तो शायद नज़रों में नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि एक पीछे से मुझे आवाज़ आई इसकी, जो फ़ौजी खड़ा हुआ था, कि माज़रत के साथ, क्योंकि शायद वो लोग पाकिस्तानी को नहीं, शायद वो पंजाबी शायद, तो मुझे उसने वो पंजाबी मुझे आया कि रुको, रुको तुम। इशारा भी किया उसने। उसने कई आवाज़ें भी दी मुझे, तुम रुको, वापस आओ, रुको। लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे बार-बार वो लम्हा याद आता है, और अपनी इस उस पे भी आती है बेवकूफ़ी कि वो नो मैन लैंड था कुछ, मेरे ख़्याल से उसका फ़ासला बहुत ज़्यादा तवील नहीं था। सामने मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तानी चौकी और बॉर्डर, इधर मैं ईरान की उसमें। इस बीच पे उसने आवाज़ें देता रहा मुझे, लेकिन मैं रुका नहीं, इग्नोर करता रहा। और ये जो लाइन मुझे नज़र आ रही है, जब मैं इधर कदम रख दिया ना तो मैं शेर हो गया था। मैंने कहा अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ,
अब ये कुछ भी वो शोर करता रहा, मुझे आवाज़ें आती रही उसकी, लेकिन अपने इलाके में, अपनी सरहद में, अपनी ज़मीन पे जब मैंने कदम रखा है तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा ये लोग बेशक मुझे पकड़ लें, मेरे अपने, जो सज़ा दे दे लें, लेकिन मेरे लोग शायद इतने अच्छे कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम बॉर्डर करने क्या गए थे? करने क्या गए थे, बॉर्डर से ऐसी कैसे आ गए हो और क्यों आ गए हो। सर ये इसके बाद जिधर से आपने वापस क्या रास्ता इख्तियार किया, उससे आगे क्या प्रोसेस होता है इनका? देखिए जो मेरी बात हुई थी ना, और मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात अभी याद आई कि मनबिलो से और ईरान की तुर्की बॉर्डर तक जो सेटअप हमारे जहन में होता है ना कि शायद कोई बलूच सेटअप होगा, वो पूरा सेटअप एक बंगाली था, वो चला रहा था। जो उन्होंने, एक बंगाली नेशनल था जो शायद इसी रास्ते से कभी गया हो, और वो इतना फिल्मी इतना उससे माहिर हो गया था कि वो पूरा ईरान बॉर्डर से लेके तुर्की तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। और इन लोगों का सिस्टम ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को नाम की हद तक शायद जानता हो, वरना कुछ उनके कोड नाम, उस बंदे यानी जो गुजरावाला से चला था, जिसने हमें लियारी में हवाले किया, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। जो लियारी बंदे वाला जो बंदा जिसने मुझे मनबिलो तक पहुँचाया, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। मनबिलो से जो बॉर्डर के हवाले हमें लड़कों को हम हवाले किया था, वो बंगाली आदमी जो था शख्स, वो शायद उसको नहीं जानते होंगे। उसके बाद तुर्की भी यही सिलसिला, और ये एक ऐसा सिस्टम था कि ये एक दूसरे को इस हद तक नहीं जानते होंगे कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो तफ्तीश में बता सकें कि भाई ये नाम था, ये था, इसका पता ये है, इसका घर वो, यकीनी तौर पे ये होगा। लेकिन आपने ये पूछा ना कि वो उसके आगे क्या था, जो मैंने बताया मुझे वहाँ, क्योंकि जो एक दो दफ़ा उसमें ऐसे भी थे जो कि दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया हमने रास्ते में कई ऐसे देखे हैं जो अब अल्लाह आलम किस हद तक वो सच है, लेकिन उसने कहा कि पैदल के रास्ते में हमने, पहाड़ी रास्ते पे हमने ईंटों की बड़ी हुई कब्रें भी देखी हैं जो पत्थरों लगा के, और बताया गया कि ये वही वो है जो गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान से जाने की कोशिश करते हैं, और उनमें से खुश नसीब हैं वो लोग जो वापस आ जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं। मुझे हैरत होती है, उसमें से कई ऐसे लोग थे जो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, वो कोई गरीब नहीं थे, कोई ज़िम्मेदार का था, कोई इसकी ज़मीनें थी, लेकिन उनको शौक़ या उनके ज़हनों में पता नहीं बाहर मुल्क का क्या तसव्वुर है कि वो अपने बेहतरीन मुल्क को छोड़ के इस गैर कानूनी तरीक़ों को अपना के अपनी जान जो है ना, अभी भी हम देखते हैं कि कश्ती में जो डूब जाते हैं तो वो लाखों रुपए जमा करके जा रहे हैं। अगर वो इतने पैसों का छोटा सा कोई कारोबार कर ले तो शायद उनकी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी हो। कई ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसी ईरानी की अगर उनके सामना हो जाए तो वो बताते हैं कि वो इस हद तक सख्त गिर हैं कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि ये कौन है, क्या है, वो उनको मार देते हैं, गोली मार देते हैं। और इस दौरान जो आपके साथ आपको लेके जाने वाला है वो यकीनी तौर पे बच जाता है। वो अब क्या उनकी हिकमत अमली है, लेकिन ये जो जा रहे होते हैं उनमें से बेशतर ऐसे मारे आते हैं, और कई तो ऐसे जो हमें पता है जिसके विटनेस हुए कि जिनको पता ही नहीं चला आज तक कि वो बेचारा वो पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, कहाँ गया, और वो वहीं उनकी कहानी ख़त्म हो गई। और ये सारा सिलसिला ऐसा है कि उस रास्ते में जो मुश्किलात जो जिस हद तक मैं गया हूँ, जो मैंने फ़ील की हैं, वो वाक़ई में बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी तरह पहुँच भी जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, जो आपकी डेस्टिनेशन है यूरोप, जो अमूमी तौर पे लोगों की है, तो आप ज़िंदगी भर तो ज़ाहिर है नहीं, लेकिन हाँ, एक तवील अरसे तक वहाँ भी एक खौफ की कैफ़ियत में ही रहते हैं कि आज पकड़ा ना जाऊँ, मेरे कागज़ात कैसे बनेंगे, मैं कैसे बंद करूँगा, तो वो खौफ तो ज़िंदगी भर रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें। सर ये कि जब तुर्की से आगे जाते हैं तो उसकी क्या कहानी बताई कि उसके क्या मामलात होते हैं? बाय शिप होता है, उधर भी वो कहा जाता है कि गिरफ्तार करने से अच्छा है कि लोग कल्टी कर देते हैं।
हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा, ये तो पहले भी होता रहा है और रिपोर्ट भी हुआ है, लेकिन होता यही कि तुर्की के बाद फिर ये लोग कश्ती, जहाज़ तो नहीं कहेंगे हम उसको, ऐसी कश्ती जो 10 आदमी की गुंजाइश रखने वाली होती है, उसमें 50-50 लोग बिठा देते हैं। और वो कश्ती ज़ाहिर है ऐसे रास्तों से जाती है जो कि अननोन होते हों, जिससे बचते हुए जाते हों। उसमें जो चलाने वाले थे शायद उसको भी नहीं पता ये कितनी गहराई है, आगे कोई चट्टान है, आगे कोई दरार है, क्या है। तो मोस्टली जो है ना वो हादसात के शिकार होके, और जिसका रिपोर्ट भी आप देखते रहे हो, रिपोर्ट भी हुआ है कि ये हादसे में ये इतने जाँ बाहक हो गए, इतने मारे गए। और हमने ये भी देखा है कि कई न्यूज़ में कि वो लोग इतनी हेल्प भी नहीं करते, वो इग्नोर भी करते हैं कि चलो जी गैर कानूनी तरीके से आए, इनको अगर इनके साथ कोई हादसा हो रहा है तो उनको कौन पूछने वाला है। और बदकिस्मती से उसमें से ज़्यादातर हमारे मुल्क के होते हैं, जो ये ख्वाब सजा के जा रहे होते हैं कि शायद वहाँ आपको एक ऐसा मुस्तकबिल मिलेगा जो कि यहाँ नहीं है। उनके लिए एक सबक है कि खुदारा इस रास्ते को ना अपनाएँ, इस गैर कानूनी रास्ते को ना अपनाएँ, कानूनी तरीके से आप कोशिश करें, क्योंकि ना इसमें जान का जाने का तो ख़तरा है, आपका माल जो आपने पैसे दिए वो भी गए और आपकी जान हर वक़्त रिस्क पर है, और सर हर पता वक़्त। भी नहीं चलता पीछे वालों को कि पहुंच गए या। एग्ज़ैक्टली, उसमें से कई ऐसे लोग हैं, अब ज़ाहिर है अगर जो समंदर में जिसकी कश्ती पलटी है, उसमें से कई ऐसे हमारे लोग हैं जो नहीं मिल पाई डेड बॉडी। ज़मीनी रास्ते से पैदल पार करने वाले बॉर्डर, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका नहीं पता चल पाया कि वो आगे गए या वापस आए, और वो कहानी अधूरी है। इधर माँ-बाप यही सोचते रहे कि शायद आज वो मेरा बच्चा फ़ोन करेगा या परसों करेगा, और सालों गुज़र गए और ये सिलसिला आज अच्छा भी सर, जारी है। इसके अंदर एक चीज़ बताई जाती है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करवा रहे होते हैं ईरान से आगे का, तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करवा रहे होते हैं तो इनके ऊपर फोर्सेस फायरिंग भी करती हैं और बोलते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, कोई गिर गया कोई मर गया आपका उससे ताल्लुक नहीं, आपने भागते रहना है। हकीकत में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो ज़मीनी रास्ते से हमने सफ़र ना करने का मैंने जो फ़ैसला किया था, क्योंकि ये मैं सुन भी चुका था और ज़ाहिर है जाने से पहले तमाम रिसर्च भी की थी। वहाँ हमारे जो कुछ और जर्नलिस्ट हैं सीनियर, तो उनका यही कहना था कि ये बिल्कुल ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि अगर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के दरमियान उनको नज़र में आ जाएँ आप, पूरा एक ग्रोह जाते हुए, तो उनको तो पता होता है कि ये कौन ग्रोह है, वो तो देखते ही प उनकी अमूमन ये कोशिश होती है कि इसको इन्वेस्टिगेट ना करें, इनको गिरफ़्तार ना करें, इनको लायबिलिटी ना बनाएँ। जितने मैक्सिमम बच सकते हैं बच जाएँ, जितने मार सकते हैं वो मार दें, और ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और कई ऐसी वाक़यात हैं जो रिपोर्ट भी ना हुए होंगे, लेकिन ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि उन्होंने इस तरह फायरिंग की और जिसका जहाँ दिल से मुँह निकला वो भागता हुआ गया। जो बच गया खुशनसीब, उसको हो सकता है सिक्योरिटी फ़ोर्स ने पकड़ के कानूनी कार्रवाई करके हवाले किया, और उनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जो वापस आए थे, जो उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, लेकिन फिर क्यों जाना चाहते हो दोबारा भाई? बस मैंने यूरोप जाना है। उनकी पता नहीं क्या ख़्वाहिश है कि यूरोप जाना है। उनमें से 1-2 लोग से हमारी जो बात हुई थी, जो यहाँ घास बंदर जो कश्ती के ज़रिए जो आए थे, जाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी ये खुद बताया है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, खुदा का शुक्र है कि हम बच गए, और वापस उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हुकाम के हवाले किया और पाकिस्तानियों ने हमें वापस अपने घरों जाने की इजाज़त दी। तो सर ये लाशें भी बोलते हैं जो मर जाते हैं उनकी नहीं देते, वहीं दफना देते हैं। एग्ज़ैक्टली वो इस कानूनी अमल में तो अगर रिपोर्ट हो जाए, बाकायदा मीडिया में आ जाए, तो शायद वो आपके साथ ऐसा करें कि बाकायदा लाशें और वो दें। लेकिन बेशतर ऐसे वाक़यात में ज़ाहिर है इसका कोई कानूनी दायरे में तो आ नहीं रहे, वो अनलीगल सारे हैं, गैर कानूनी हैं। तो वो इस पे उनकी इस मामले में काफ़ी सख्ती मैंने देखी है कि वो अमूमी तौर पे उसी जगह पे उसका जो भी तदफ़ीन वग़ैरह करनी होती है करके, बेशतर वाक़यात में हमने ये देखा है कि वो वापस नहीं करते और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए शायद ये एक रूटीन की बात हो, लेकिन हमारे लिए वाक़ई में एक बड़ा अफ़सोसनाक बात है। सर एक तल्ख़ सवाल, इस पूरे मामले के पीछे कौन कौन से इदारे और कौन लोग मुलव्वस हैं, ये किस तरीके से इन चीज़ों का ये नेटवर्क क्या है?
देखें इसमें कई बातें, अब इसी स्टोरी को अगर हम देख लें, बाकी तो खैर की थी काफ़ी, लेकिन अगर इसी की एग्ज़ाम्पल बना दें गैर कानूनी तारकीन वतन की जाने में, तो फराज़ ये जब हम बातचीत हुई लोगों से, तो इसमें सियासी लोग भी शामिल हैं। और वो जो हमें जो डीलर था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसने खुद बताया भी था, वो यकीनी तौर पे ज़ाहिर है एक हर इदारे की पॉलिसी होती है और वो होता है। तो इसमें सियासी लोग भी उस वक्त के बड़े-बड़े शामिल थे, उनका नाम भी था। फिर जो बॉर्डर का आपने बताया कि हमें कैसे आने, तो उसमें यकीनी तौर पे कुछ इदारों के लोग भी शामिल हैं। बेशक सब ना हों, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये बदनाम भी हो रहा है। और मैं इसी स्टोरी के दरमियान एक दिलचस्प बात बताऊँ कि हमें एक ये इस ड्यूरिंग जब स्टोरी कर रहे थे बॉर्डर जाने पार जाने से पहले, हमें एक इदारे के ही ऑफ़िस में बुलवा के चाय के बहाने और ऑफ़र की गई थी कि आप हमारे साथ काम करें, हम मिल के काम करते हैं और इस नेटवर्क को ख़त्म करते हैं। तो मैंने उनसे मुआहदत की थी और उनसे कहा था कि नहीं, मुझे अपना काम करने दें, आप बेशक जो भी। तो जब उनको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको ये कैसे नहीं पता होगा कि ये नेटवर्क चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कौन लोग मुलव्विस हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें पैसा बहुत है और ज़ाहिर है इंसानी जान इतनी सस्ती है कि वो आप चंद लाख रुपए के एवज़ आप किसी को बेच के और किसी के भी हवाले कर दें, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता कोई पूछने वाला। सर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई तारिकैन वतन जो है ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है तो इसको गोली वोली लग जाती है, मर जाता है, उसके बाद उसकी फैमिली को ये भी फ़ोन करके कहा जाता है कि भाई इतने पैसे दोगे तो डेड बॉडी मिलेगी। ये तो ख़ैर यकीनी तौर पे एक दो वाक़यात हमने देखे हैं, जो पढ़े भी हैं और मीडिया में भी देखे हैं। तो बाकायदा तावान वसूल किया जाता है, ज़िंदा लोगों से तो किया ही जाता है, बल्कि जिंदा उन लोगों से तो बिल्कुल उनकी वीडियोज़ और ऑडियो भेज के। लेकिन जो बेचारे जान की बाज़ी हार कर जाते हैं, उनके नाम पे भी कई वाक़यात में उनके अहल खाना से पैसे लेकर और एक लाश के पैसे लेकर उनके साथ धोखा किया गया है। लाश और उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी जाती, लेकिन उनको ज़ाहिर जज़्बात करके और उनको बता के कि साहबज़ादा आपका लड़का, भाई, बेटा जो भी, कि ये है हमारे कब्ज़े में, हालाँकि वो बेचारा जान की बाज़ी हार चुका है। तो ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट हुए कि उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे काजी हसन साहब, इन्होंने बताया कि डंकी किस तरीके से लगाई जाती है और इसके पीछे कौन कौन से लोग मुलव्विस होते हैं। खुदारा अपने बच्चों को इल्लीगल तौर पर दूसरे मुल्क जाने से रोकें ताकि आपके बच्चे की जान बच सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।